तो स्टार्ट करते हैं हम अपना चैप्टर द ह्यूमन आई एंड द कलरफुल वर्ल्ड। सबसे पहले आपको ह्यूमन आइज़ के बारे में पढ़ा रहा हूँ मैं। इसमें हमें बस 3-4 चीज़ें ही याद करनी है, जैसे कि जहाँ पर इमेज बनती है उसे हम रेटिना कहते हैं। यहाँ पर इमेज हमेशा हमारी इन्वर्टेड इमेज बनेगी, यानी कि उल्टी इमेज बनेगी। तो आप यहाँ देखो, द ह्यूमन आई लाइक इज ए कैमरा, इट्स लेंस सिस्टम फॉर्म आ इमेज ऑन ए सेंसिटिव स्क्रीन कॉल्ड द रेटिना। जहाँ पर इमेज बनती है उसे रेटिना कहते हैं। द लाइट एंटर द आई थ्रू द थिन मेम्ब्रेन कॉल्ड द कोरोना। आपने देख लो कि अपनी हमारी जो सफ़ेद कलर की जो परतें है आइस की ऊपर की, इसे कोरोना कहते हैं। एंड इट फॉर्म द ट्रांसपेरेंट ब्लू ऑन द फ्रंट surface of the eyeball as shown in the figure, and the eyeball is approximately spherical in shape with the diameter 2.3. most of the refraction of the light, जो आपने रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट पढ़ा होगा। रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट क्या होता है? जब लाइट हमारी एक वन मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है, कोई अनदर मीडियम में जाएगी, तो लाइट हमारी नॉर्मल से बैंड या तो टूवर्ड होगी, तो या तो अगर जैसे कि एयर से डेंस में जा रही है, यानी कि ग्लास सॉलिड में जा रही है या लिक्विड में जा रही है, तो हमारी लाइट का जो मीडियम है वो चेंज होगा। हमारा नॉर्मल ये था, वो इसकी तरफ बेंड हो जाएगी या तो इससे दूर चली जाएगी। ये हो सकता है, इसे रिफ्लेक्शन कहते हैं। और जब हमारी रिफ्लेक्शन होती है तब वो सेम मीडियम में होता है। रिफ्लेक्शन हमारा सेम मीडियम में होता है, लाइट आई और सेम मीडियम में चली गई, एयर से एयर में आई और एयर में ही चली गई, तो इसे रिफ्लेक्शन होता है और ये रिफ्रैक्शन होता है। तो हमारे आइस में रिफ्रैक्शन होता है क्योंकि आइस हमारी एक लिक्विड फॉर्म होती है, यहाँ पर सॉलिड फॉर्म होती है। एंड लाइट एंटर इन द आई ऑकर एट द आउटर सरफेस ऑफ द कोरोना। द क्रिस्टलाइन लेंस द मेनली प्रोवाइड द फिनर एडजस्टमेंट ऑफ फोकल लेंथ रिक्वायर्ड टू फोकस ऑब्जेक्ट ऑफ द डिफरेंट डिस्टेंस ऑफ द रेटिना। तो आइस जो होगी हमारी, कहाँ से हमारी इमेज आ रही है, इन्फिनिटी से आ रही है, पास से आ रही है, या ऑब्जेक्ट ज़्यादा ही पास रखा है, तो उसकी फोकल इमेज की जो फोकल लेंथ होगी वो चेंज होती रहती है। कभी फोकल लेंथ यहाँ बनेगी, कभी यहाँ बनेगी, और हमारा इमेज बनता है वहीं पे। तो ठीक है, वी फाइंड ए स्ट्रक्चर कॉल्ड द इरीज बिहाइंड द कोरोना। कोरोना के पीछे हम एक स्ट्रक्चर पाते हैं, इरीज कहते हैं। ये स्ट्रक्चर को आपने अपनी आँखों देख रखी होगी, वो काले कलर के जो धब्बा होता है उसे इरीज कहते हैं। इरीज ये डार्क मस्कुलर डायफ्राग्राम होता है डेट कंट्रोल द साइज ऑफ पपिल। पपिल का वो साइज जो एक हमारी, एक तो ये सफ़ेद ये हो गया, इसे कोरोना कहती है इन्होंने, ये होता है इरीज। इरीज कहते हैं इसे। इरीज में एक होता है छोटा सा बिंदु, आपने देखा होगा, छोटा सा बिंदु होता है, उसे कहते हैं हम पुपिल। पुपिल हमारा छोटा बड़ा होता रहता है, ये आपने देख रखा होगा। जब आप कभी देखना अंधेरे में जाओगे तो वो बड़ा हो जाएगा, रोशनी की तरफ देखोगे वो छोटा सा हो जाएगा। द पुपिल रेगुलेट द कंट्रोल द लाइट ऑफ अमाउंट। कितनी लाइट जा रही है वो कंट्रोल करता है, कि लाइट कितनी अंदर जाएगी वो इस पर डिपेंड करता है। पुपिल रेगुलेट कंट्रोल द अमाउंट ऑफ लाइट एंटरिंग द आइस। आइस में कितनी लाइट जाएगी। द आई लेंस फॉर द इन्वर्टेड इमेज बनाता है, रियल इमेज होगी। रेटिना पे जो इमेज बनेगी वो इन्वर्टेड होगी, इन्वर्टेड एंड रियल इमेज होगी, इन्वर्टेड एंड रियल इमेज होगी ऑफ द ऑब्जेक्ट ऑन रेटिना। तो किसी भी ऑब्जेक्ट की इमेज कैसी बनेगी, आप ये पेपर में पूछा जाता है, ये लाइन हमेशा याद रखना कि इमेज कैसी बनेगी रेटिना पर। द आइस लेंस फॉर्म द इन्वर्टेड रियल इमेज ऑफ द ऑब्जेक्ट ऑन रेटिना। एंड रेटिना डेलीकेट करता है मेम्ब्रेन हैविंग द इनमर्स नंबर ऑफ लाइट सेंसिटिव सेल। द सेंसिटिव सेल गेट कन्वर्ट एक्टिवेट हो जाते हैं, इल्यूमिनस एंड जनरेट द इलेक्ट्रिकल सिग्नल जाते हैं। इलेक्ट्रिकल सिग्नल हमारे को हम वेरी करा लेते हैं। ये इलेक्ट्रिकल सिग्नल ऐसे वेरी करते हैं हमारे, क्या आप बड़ी क्लास में पढ़ोगे कि इलेक्ट्रिकल सिग्नल कैसे वेरी करते हैं। दिस इलेक्ट्रिकल सिग्नल आर सेंड टू द ब्रेन बाय द ऑप्टिक नर्व्स के द्वारा भेजे जाते हैं, ऑप्टिक नर्व्स के द्वारा ब्रेन में भेजे जाते हैं। द ब्रेन इंटरप्रेट करता है दे सिग्नल इनटू द फाइनली प्रोसेस इंफॉर्मेशन सो दैट वी परसीव द ऑब्जेक्ट एज दे आर। तो हम उस ऑब्जेक्ट, हमारा जो हमारा ब्रेन होता है वो वापस से उन सिग्नल को, इलेक्ट्रिकल सिग्नल को ऑप्टिकल सिग्नल में करके वापस से अपनी इमेज बना लेता है, जो इमेज वो आई थी रियल वाली। तो पावर ऑफ एक्टिवेशन यहाँ से आप पढ़ो।
यहाँ पर मैंने पूरा पावर ऑफ एग्रीवेशन बता दे रहा हूँ। द चेंज इन द कर्वेचर ऑफ आई लेंस द चेंज इन फोकल लेंथ व्हेन द मसल्स आर रिलैक्स द लेंस बिकम थिन। तो हमारी जो फोकल लेंथ होती है वो चेंज होती रहती है। अगर हम दूर के ऑब्जेक्ट को देख रहे हैं तो फोकल लेंथ कुछ और होगी, पास के ऑब्जेक्ट को देख रहे हैं तो फोकल लेंथ और कुछ होगी। इट्स फोकल लेंथ इंक्रीज जब तो दिस एनेबल एंड टू सी डिस्टेंट ऑब्जेक्ट क्लियरली व्हेन यू आर लुकिंग एट ऑब्जेक्ट क्लोजर टू द आई क्लियरली मसल कॉन्ट्रैक्ट दिस इंक्रीज द कर्वेचर ऑफ आई लेंस द लेंस आई लेंस देन बिकम द थिक कॉन्स्टेंटली द फोकल लेंथ ऑफ आई लाइन डिक्रीज हो जाएगी। दिस एनेबल टू सी एट द नियर बाई ऑब्जेक्ट। तो फोकल लेंथ हमारी चेंज होती रहती है। अब जो हमारी आइस में कन्वेक्स लेंस लगा है उस लेंस का नाम होता है कॉन्वेक्स। कॉन्वेक्स लेंस हमारी आइस में लगा होता है, ठीक है। द एबिलिटी ऑफ आई लेंस टू एडजस्ट इस फोकल लेंथ इज कॉल्ड एक्यूमुलेशन। यानी कि हमारी वो एबिलिटी जिसके द्वारा हम अपनी फोकल लेंथ को इधर से उधर घुमा लेते हैं उसे हम एक्यूमुलेशन कहते हैं। ठीक है गाइस, द एबिलिटी ऑफ आइस लेंस एडजस्ट टू इस फोकल लेंथ इज कॉल्ड फोकल एक्यूमुलेशन। तो एक्यूमुलेशन कहते हैं जो हमारी मिनिमम ऑब्जेक्ट होती है, मिनिमम डिस्टेंस विच ऑब्जेक्ट कैन बी सीन द मोस्ट डिसिकेंटली विदाउट द स्क्रीन, बिना दर्द से दर्द हुए, वो हमारी लीस्ट डिस्टेंस ऑफ द डिस्टिंक्ट विजन होती है। वो 25 सेंटीमीटर तक की ऑब्जेक्ट को हम देख सकते हैं। अगर हमें कुछ भी रीडिंग करनी है, कुछ भी देखना है, तो वो हमारी आइज से कम 25 सेंटीमीटर की दूरी पे रखा होना चाहिए ऑब्जेक्ट, तब हम उस ऑब्जेक्ट को देख पाएंगे। You may note here the normal eyes can be see object clearly that the between 25 सेंटीमीटर एंड इन्फिनिटी। और हम दूर तक की कहीं तक की वस्तु भी देख सकते हैं, इन्फिनिटी तक की वस्तु को देख सकते हैं। पर ये हमारी चेंज हो जाती है क्योंकि पावर आइस कमज़ोर हो जाती है या लेंस कमज़ोर हो जाता है। एज के साथ ये प्रॉब्लम आती है कि उसकी फोकल लेंथ चेंज हो नहीं हो पा रही या फोकल लेंथ आगे आ जा रही है ऑब्जेक्ट की। तो ये हमारे कुछ विजन होते हैं, मतलब कुछ आइस की प्रॉब्लम होती है, डिफेक्ट होते हैं, विजन में प्रॉब्लम आ जाती है। तो ये 3 प्रकार की हमारी प्रॉब्लम होती हैं। पावर ऑफ एक्यूमुलेशन, तो फोकल लेंथ चेंज करना एक्यूमुलेशन कहलाता है, आपको पता है। अब हम उसी की सहायता से ही अपनी फोकल लेंथ चेंज करेंगे। मायोपिया, हाइपरमेट्रोपिया एंड द प्रिस्बायोपिया कहते हैं। तो मायोपिया में क्या होता है, हम दूर पास की पर्सन मायोपिया सी नियर बाय ऑब्जेक्ट क्लियरली, पास के ऑब्जेक्ट को देख पाते हैं और दूर के ऑब्जेक्ट को नहीं देख पाते। तो ये देखो, यह हमारी ऑब्जेक्ट है, ये हमारा रेटिना है। तो यहाँ पर हमें इमेज चाहिए थी, पर इमेज कहाँ बन जा रही है, पहले ही बन जा रही है। कोई दूर की इमेज हमारी आ रही है वो पहले ही बन जा रही है, जबकि इमेज चाहिए यहाँ पर। तो इमेज पहले बन गई यानी कि नियर बन गई यानी कि पास बन गई, आइस के पास बन गई। तो इसे कहते हैं नियर साइडनेस भी कहते हैं, क्योंकि आइस से बहुत पास बन जा रही है, इसे नियर साइडनेस कहते हैं। और इसको सही करने के लिए हम कॉन्केव लेंस का यूज़ करते हैं। आप ये याद रखना, कॉन्केव लेंस का यूज़ करते हैं मायोपिया को सही करने के लिए। मायोपिया की अब ये कॉन्केव लेंस लगा दिया, फोकल लेंथ बढ़ गई, वापस इमेज हमारी कहाँ बनने लगी, रेटिना पर। ये इसकी कॉन्केव लेंस की क्या सहायता है, किनारे चश्मे मोटे होते हैं, आपने देखे भी होंगे ऐसे चश्मे, और बीच में पतले होते हैं। हाइपरमेट्रोपिया इज ऑल्सो नोन एज फार साइडनेस। क्या होती है, ऑब्जेक्ट अब हमारी इमेज जो होगी वो रेटिना से दूर बनेगी। इमेज यहाँ चाहिए थी, वो बन कहाँ रही है, इधर बन रही है। और पास की ऑब्जेक्ट जो कि नियर बाई की ऑब्जेक्ट दूर की चीज़ों को सही देख पा रहा है और पास की चीज़ों को सही से क्लियरली नहीं देख पा रहा, क्योंकि इमेज दूर बन जा रही है रेटिना से। ये हमारी इमेज है और दूर बन रही है इमेज। तो इसको सही करने के लिए हम अपना एक लेंस यूज़ करेंगे, कॉन्वेक्स लेंस एक और, क्योंकि हमारी जो आइस में कॉन्वेक्स लेंस है वो कमज़ोर हो गया है। तो हम एक और कॉन्वेक्स लेंस अपने आगे लगा लेंगे, यानी कि चश्मे पे पहनेंगे। इससे हमारा सही होगा।
दिस डिफेक्ट कैन बी द करेक्टेड बाय द यूजिंग ए कॉन्वेक्स लेंस बाय द एप्रिसिएट पावर के साथ हम उसका यूज़ करके अपनी फोकल लेंथ वापस से रेटिना पर ले आएंगे। प्रिस्बायोपिया क्या होता है? द नियर पॉइंट generally recede away. They find it difficult to see a nearby object comfortably and distinctly without corrective eyes glasses. यानी कि आइज ग्लासेस के साथ साथ भी के बिना वो ऑब्जेक्ट को सही से नहीं देख पाती। दिस डिफेक्ट इज कॉल्ड प्रिस्बायोपिया कहते हैं। इट अराइज ड्यू टू द ग्रेजुअल वीकिंग ऑफ द क्लियरली मसल्स एंड द डिमिनिशिंग फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ द आइस लेंस। तो यानी कि हमारे मसल्स जो होते हैं कमज़ोर हो जाते हैं। ये होती है मोस्टली जब एज बढ़ जाती है, एज के साथ बढ़ती रहती है, आइस की मसल्स कमज़ोर हो जाते हैं। समटाइम्स ए पर्सन में डिफर द बोथ मायोपिया एंड हाइपर मायोपिया भी हो जाता है। जो एज के साथ क्या होता है, ऊपर का चश्मा मोटा और नीचे का चश्मा पतला होता है, ऐसे आपने देख रखा होगा। तो दोनों लेंस यूज़ करता है, कॉनकेव और कॉन्वेक्स। ना तो दूर की चीज़ सही से देख पाता है ना पास की, तो उसे हम कहते हैं बाइफोकल लेंस। हम कंजिस्ट करते हैं बोथ फोकल कॉन्वेक्स एंड कॉन्वेक्स लेंस के द्वारा। द अपर पोर्शन ऑफ कंजिस्ट ऑफ द कॉनकेव लेव, ऊपर का कॉनकेव होता है, नीचे का कॉन्वेक्स होता है। तो इसे हम प्रिस्बायोपिया कहते हैं। ठीक है, आपको ये समझ में आ गया होगा सारे। अगर कुछ भी डाउट होगा तो वो क्लास में हम कवर कर लेंगे। आप आ जाते हैं रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट थ्रू द प्रिज्म। प्रिज्म के द्वारा कैसे रिफ्रैक्शन होता है, पहले आप रिफ्रैक्शन समझो। रिफ्रैक्शन होता क्या है, और एक आपने पढ़ा था रिफ्लेक्शन। रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन में क्या अंतर है? रिफ्रैक्शन सेम अलग अलग मीडियम में होता है। जैसे कि एक लाइट आई एयर से, एयर का मीडियम है कैसा, गैस टाइप का। अब ये जब जाएगी, ये नॉर्मल होता है हमारा, नॉर्मल नीचे भी होगा। जब ये आएगी नॉर्मल से या तो बेंड हो जाएगी, नॉर्मल की तरफ हो जाएगी, या तो नॉर्मल से दूर चली जाएगी। लाइट ऐसे जानी चाहिए थी पर चली कहाँ जाएगी, ऐसे दूर जा रही है, और या तो पास में आएगी या दूर चली जाएगी। तो इसे कहते हैं रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। और जब रिफ्लेक्शन में क्या होता है, लाइट एक मीडियम में आई, उसी मीडियम में वापस जा रही है स्ट्राइक होके, तो उसे कहते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। क्लियर? तो प्रिज्म में भी कुछ ऐसे होता है। प्रिज्म के दो ये हमारे एक प्रिज्म मान लेते हैं, ऐसा प्रिज्म हम पे यहाँ से लाइट अंदर आती है। ये प्रिज्म का एंगल ऑफ प्रिज्म कहते हैं, एंगल ऑफ प्रिज्म बनता है। लाइट को जाना था ऐसे, लाइट कैसे जा रही है, ऐसे जा रही है, यहाँ से मुड़ गई। ये हमारा नॉर्मल था, ये हमारा नॉर्मल है, आप देख पा रहे हो। ये हमारा नॉर्मल होता है, कभी भी सरफेस का नॉर्मल कहाँ होता है, 90 डिग्री। ये हमारा नॉर्मल है। लाइट ऐसे जानी थी, ऐसे जा रही है। अब वापस से, अब ये डेंस मीडियम है, यानी कि सॉलिड मीडियम है, और ये एयर मीडियम था। इधर एयर से सॉलिड में गई तो ये नॉर्मल से बेंड हो गई, यानी कि अवे जा रही है, नॉर्मल से अवे जा रही है, दूर जा रही है। तो अब जब वापस डेंस मीडियम से एयर में जाएगी, लाइट को जाना कैसे था, लाइट को ऐसे जाना था सीधे। लाइट जा कहाँ रही है, ऐसे। लाइट ऐसे जा रही है, यानी कि और अवे जा रही है। ये भी इधर भी अवे तो हो रहा है। इस वाले में टूवर्ड था, नॉर्मल की टूवर्ड आ रही है, यानी कि नॉर्मल था हमारा इसकी तरफ, तो नॉर्मल की इस तरफ और आ रही है। लाइट को ऐसे जाना था, इस तरफ आ रही है, ये नॉर्मल है। अब हमारा इसको दूर जा रही है उससे। तो लाइट अब हमारी नॉर्मल से ऐसे जा रही है, इसे कहते हैं प्रिज्म का। लाइट कैसे प्रिज्म में कैसे रिफ्रैक्शन होता है लाइट का। PI इंसिडेंट रे एंड PF इज अ रिफ्रैक्टेड एंड PF इज द इमर्जेंट रे, जो बाहर निकल रही है। तो PE हमारी ये अंदर जा रही है लाइट, इंसिडेंट रे। EF इज ए रिफ्रैक्टेड रे, ये अंदर वाली लाइट को रिफ्रैक्टेड रे कहेंगे, क्योंकि एक मीडियम से सेकंड मीडियम में आई। अब F इज ए इमर्जेंट रे, जो F इज हमारी बाहर निकल रही है, वो नॉर्मल से अवे जा रही है। नॉर्मल हमारा ये रहा, नॉर्मल से अवे जा रही है, यानी कि दूर जा रही है, और इधर नॉर्मल के पास में आ रही थी। ये हमारा नॉर्मल है, तो इसके पास में आ रही है,
द इमर्जेंट रे बैंड एट आ एंगल ऑफ डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे, दिस इज कॉल्ड द एंगल ऑफ डेविएशन। यानी कि देखो आप, इमर्जेंट रे ये हमारा जो ई एंगल दिख रहा है आपको, ई एंगल दिख रहा होगा, इसे एंगल ऑफ डेविएशन कहते हैं, एंगल ऑफ डेविएशन कहेंगे। ई बराबर हमारा डी के बराबर होगा, क्योंकि ये दो लाइनें पैरेलल हैं आपस में, तो कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट हमारे बराबर होते हैं। तो द इमर्जेंट रे बैंड एट आ एंगल ऑफ डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे, एक एंगल की तरह से हमारी, दिस एंगल इज कॉल्ड द एंगल ऑफ डेविएशन। इन दिस के डी इज द एंगल ऑफ डेविएशन, कि कितना हमारा डेविएशन हो गया। लाइट को हमें ऐसे जाना था, हमारी लाइट कितनी कैसे चली गई, इतनी चली गई, तो ये कितना बैंड हो गया, ऐसे, ये बिल्कुल ऐसे जाएगी आपकी, तो ये इतना डेविएशन हो गया। यानी कि लाइट को जाना ऐसे था और कितना वो ऐसे मुड़ गई, लाइट हमारी ऐसे जा रही है। अब ये एंगल ऑफ डेविएशन हो गया, कितना लाइट हमारी बैंड हो गई। तो ये आपसे पूछा जा सकता है पेपर में। द इमर्जेंट रे बैंड होती है एट एंगल डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे के, दिस एंगल इज कॉल्ड एंगल ऑफ डेविएशन कहते हैं। डिस्पर्सन ऑफ लाइट क्या होता है ऑफ ए ग्लास प्रिज्म का, जब एक लाइट किसी प्रिज्म से या किसी चीज़ से, ऑब्जेक्ट से टूट जाती है 7 कलर में वाइट, तो उसे हम डिस्पर्जन ऑफ लाइट कर लेते हैं, डिस्पर्जन ऑफ लाइट कहते हैं। द वेरियस कलर सीन आर द वॉयलेट, इंडिगो, ब्लू एंड ग्रीन, येलो, ऑरेंज एंड रेड। तो ये हमारे कलर मिलते हैं। अब सबसे ज़्यादा बैंड कौन हो जाता है, देखो डिस्पर्जन ऑफ एंगल सबसे ज़्यादा किसका हो रहा है, वॉयलेट का हो रहा है, क्योंकि एंगल वॉयलेट सबसे ज़्यादा डेविएशन हो जा रहा है। डेविएशन मतलब लाइट ऐसे जानी थी, और वॉयलेट का कलर का जो है डेविएशन एंगल सबसे ज़्यादा हो जा रहा है, वो सबसे ज़्यादा फैल जा रहा है। एंगल सबसे ज़्यादा फैल जा रहा है, फैलने का मतलब टूट जा रहा है। द बैंड ऑफ कलर द कंपोनेंट ऑफ ए लाइट बीम इज कॉल्ड स्पेक्ट्रम। इसे जो लाइट का बैंड इसे हमें प्राप्त हो रहा है, इसे स्पेक्ट्रम कहते हैं हम। द स्प्लिटिंग ऑफ लाइट इनटू द कंपोनेंट कलर आर इज कॉल्ड डिस्पर्जन। तो जो हमारा लाइट कलर का हमें स्प्लिटिंग हो जा रही है, लाइट कलर टूट जा रही है, तो उसे स्प्लिटिंग ऑफ लाइट इनटू द कंपोनेंट कलर इज कॉल्ड द डिस्पर्जन कहते हैं। और डिस्पर्जन एंगल आपको मैंने बताया ऊपर से, डिस्पर्जन ऑफ लाइट कैसे हो रहा है प्रिज्म में। ये डिस्पर्जन हो रहा है, इस तरह से हमारा डिस्पर्जन हो रहा था लाइट का, और ये डेविएशन एंगल बन रहा था। स्प्लिटिंग ऑफ लाइट इनटू इट्स कंपोनेंट कलर इज कॉल्ड डिस्पर्जन ऑफ लाइट। द रेड लाइट बैंड द लीस्ट वाइट द वॉयलेट मोस्ट। सबसे ज़्यादा कौन हो जा रहा है, वॉयलेट सबसे ज़्यादा बैंड हो जा रहा है, और रेड सबसे कम होता है बैंड। तो ही तो आइजैक न्यूटन ने क्या करा, जो लाइट थी वाइट लाइट आई, इसे तोड़ी, ये 7 कलर में निकल गई। अब प्रिज्म को उल्टा रख दिया। जब प्रिज्म उल्टा रख दिया तो उन्होंने देखा कि जो 7 कलर हमारे थे वापस से जुड़ के एक वाइट कलर दे जा रहे थे। तो उन्होंने निष्कर्ष निकाला कि जो लाइट होती है वाइट कलर की होती है, और वो मिक्सर होता है 7 कलरों का, 7 कलर का मिक्सर होता है। तो he could not get any more the color. He then placed a second identical prism in the inverted position with respect to the first prism, as so in the figure में दिखाया गया है। The allowed all the color to spectrum of passes through the second prism. He found a beam of light, white light emerging the from other side. इधर से white light मिली, तो उन्होंने क्या देखा, this observation gave the Newton to idea sunlight is made of the 7 कलर से होती है। तो उन्होंने निष्कर्ष निकाला कि लाइट 7 कलर की बनी होती है। ये आप लिख सकते हो पेपर में। तो आप देखो रेनबो कैसे बनता है। रेनबो में होती हैं ड्रॉपलेट, पानी की बूंदें पड़ी होती हैं हमारी एटमॉस्फेयर में। जब हम लाइट इधर से अंदर जाती है एक ड्रॉपलेट में, तो वो 7 कलर में टूट जाती है। पहले ऐसे जाएगी और फिर 7 कलर में टूट के बाहर निकलेगी, सारी इसी प्रकार निकलेंगी सब। तो वो एक कलर का हमें स्पेक्ट्रम दे जाती हैं, जो रेनबो बनता है। रेनबो कब बनेगा, जब सन की लाइट यहाँ होगी और हम कहाँ देख रहे होंगे,
हम इन दोनों के बीच में होंगे, तब हमें रेनबो पॉसिबल होगा, दिखेगा। तो लिखा है ए रेनबो इज नेचुरल स्पेक्ट्रम अपीयरिंग इन द स्काई आफ्टर रेन शॉवर। इट इज़ कॉज बाय द डिस्पर्जन ऑफ द लाइट। डिस्पर्जन ऑफ लाइट यानी कि लाइटों का डिस्पर्जन जब होगा वो टूटेंगी, बैंड होंगी। इन टिनी वाटर ड्रॉपलेट प्रेजेंट इन द एटमोसफेयर ए रेनबो इज फॉर्म इन अ डायरेक्शन अपोजिट टू द सन। तो सन के अपोजिट डायरेक्शन में ही रेनबो बनेगा, यानी कि सन इधर होगा, अगर हम बीच में हैं तो रेनबो इधर होगा। अपोजिट ही तो हुआ, देखो सन हमारे इधर है और हम रेनबो हमारे इधर बन रहा है। ऐसे नहीं होगा रेनबो यहाँ में सन के बिल्कुल यहाँ दिख जाए। तो वाटर ड्रॉपलेट एक्ट लाइक द स्मॉल प्रिंस की तरह बिहेव करेंगी एंड रिफ्रैक्ट एंड डिस्पर्स ऑफ द इंसिडेंट। लाइट को करेंगी, रिफ्रैक्ट करेंगी एंड डिस्प्ले करेंगी, लाइट को तोड़ेंगी 7 कलर में। then reflect internally and finally refract it again when it comes the drop rain drop due to the dispersion of light and internal reflection होता है उनका and different color reach the observer eyes। तो हमें 7 कलर की कलर दिख जाते हैं। You can also see a rainbow on the sunny day when you look at the sky through the water droplet। जब हम अगर हमें सनी डे में देखना है, यानी कि बिना बारिश वाले दिनों में देखना है, तो क्या करो, पानी की बूंदों को गिराओ अपने पीछे से। हम यहाँ खड़े हो जाएंगे और सन की यहाँ गिराओ पानी की बूंदे, तो ड्रॉपलेट हमें तोड़ती हुई दिखेंगी। जो ड्रॉपलेट हमारी होंगी वाइट कलर को तोड़ती हुई 7 कलर में दिखेंगी। तो इसे हम कहते हैं रेनबो का फॉर्मेशन, कैसे रेनबो बनता है हमारा। ऑटोस्फेरिक रिफ्रैक्शन क्या होता है। एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन में क्या होता है, हमारे अर्थ की चारों तरफ बहुत छोटी छोटी पार्टिकल में गैस के पार्टिकल मौजूद होते हैं, कई